हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का फ्रेंच रेवोल्यूशन में फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी के बारे में। इससे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया था लेक्चर नंबर 1 में फ्रेंच रेवोल्यूशन का। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हो। तो आज हम लोग बात करेंगे फ्रेंच सोसाइटी के बारे में। 18th सेंचुरी के समय फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। In 1774, लुई 16 ऑफ द बॉर्बन फैमिली, लुई 16 जो कि बॉर्बन फैमिली से बिलोंग करता था, असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। और वह 1774 में लुई 16 जो कि बॉर्बन फैमिली से बिलोंग करता था वो फ्रांस का राजा बना। ही वॉज 20 ईयर ओल्ड एंड मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनियत। जब वह 20 साल का था तो उसने क्या किया, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनियत से शादी की। Upon his accession, the new king found an empty treasury. जब वह राजा बना, लुई 16 जब राजा बना तो क्या उसने पाया कि जो फ्रांस की ट्रेजरी है, फ्रांस की जो संपत्ति है वो खाली हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। लॉन्ग ईयर ऑफ वार हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फ्रांस। और ऐसा क्यों हुआ था, क्यों फ्रांस का जो ट्रेजरी था, संपत्ति था, वो खाली हो चुका था। बेसिकली जो लॉन्ग ईयर ऑफ वार, लंबे समय के युद्ध के चलते क्या हुआ था कि फाइनेंशियल रिसोर्स था फ्रांस का, वो खत्म हो चुका था। एडेड टू दिस was the cost of maintaining an extravagant court at the immense place of Versailles। और इसके अलावा उसे जो एक्स्ट्रावेजेंट कोर्ट था वारसाई में, उसको मेंटेन करने में बहुत सारे अमाउंट मनी की खर्चा पड़ती थी। अब वारसाई क्या, देखो लुईस 14 जब राजा था उसने क्या किया था, 1682 में वो रेसिडेंटल एरिया को एक्स्ट्रावेजेंट कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। तो बेसिकली जो वारसाई था वो क्या था, वो एक प्रेसिडेंटल एरिया था रॉयल फैमिली का, फ्रांस का। तो उसको मेंटेन करने में, उसमें एक कोर्ट था जिसको मेंटेन करने में बहुत सारा पैसा का खर्चा होता था। अंडर लुई 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनी टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉमन एनिमी ब्रिटेन। लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने क्या किया, 13 अमेरिकन कॉलोनी की मदद की उसको इंडिपेंडेंस दिलाने में। किससे, ब्रिटेन से, जो कि कॉमन एनिमी था। अब कॉमन एनिमी का मतलब है कि जो ब्रिटेन था वो फ्रांस का भी एनिमी था और 13 अमेरिकन कॉलोनी का भी दुश्मन था। फ्रेंच ने 13 अमेरिकन कॉलोनी को मदद की इंडिपेंडेंस दिलाने में। किससे, ब्रिटेन में। उसके चलते क्या हुआ कि उनको बहुत सारा पैसा खर्चा हुआ उस वॉर में, और उसके चलते क्या हुआ कि फ्रांस का जो फाइनेंशियल स्थिति है वो खराब हो चुका था। अब क्या हुआ था कि जो स्टेट था उसने क्या लेकर रखा था, उसने लेंडर से क्या लेकर रखा था, कर्ज लेकर रखा था मेंटेन करने के लिए कोर्ट ऑफ इमेंस प्लेस एट वर्साई, जो कि कोर्ट था वर्साई में। और उसने क्या किया था कि जो वॉर में जो पैसा खर्चा हुआ था उसके लिए भी उसने क्या किया था, जो लुई 16 था उसने कर्ज ले रखा था। अब देखो इस वॉर के चलते क्या होता है, इस वॉर के चलते क्या होता है, द वॉर एडेड मोर देन $1 billion लीवर टू डेप्ट दैट हैड ऑलरेडी राइजन मोर देन 2 billion लीवर। और इस वॉर के चलते लगभग 1 बिलियन लीवर का कर्जा हो जाता है फ्रेंच पर, और उस फ्रेंच पर पहले ही से 2 बिलियन लीवर का कर्जा था। कहने का मतलब जब लुईस 16 राजा बनता है तो उसने क्या किया कि 13 अमेरिकन कॉलोनी को मदद की उसको इंडिपेंडेंस दिलाने में ब्रिटेन से। और उस वॉर में लगभग 1 बिलियन लीवर, लीवर क्या थी, करेंसी थी, यूनिट ऑफ करेंसी थी फ्रांस की, जो कि डिसकंटिन्यू, जिसको समाप्त कर दिया गया था 1794 में। और लगभग 1 बिलियन लीवर का खर्चा हुआ उस वॉर में, और उस पर यानी फ्रेंच पर पहले ही से 2 बिलियन लीवर से ज़्यादा कर्जा था। अब देखो जो लेंडर थे, जो कि फ्रांस को क्रेडिट दिए थे, फ्रांस को जो लोन दिए थे, जो लेंडर थे जो फ्रांस को लोन दिए थे, उन्होंने क्या किया, लगभग 10% इंटरेस्ट चार्ज करना स्टार्ट कर दिया लोन पे। ठीक है, सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज ऑब्लाइज्ड टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट एलोन। तो इसलिए जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी वो क्या हो चुकी थी, बाध्य हो चुकी थी कि वो अपना परसेंटेज ऑफ बजट की इंक्रीज करे ताकि वो कम से कम लोन का जो इंटरेस्ट है वो तो पेड कर सके। अब क्या होता है, टू मीट द रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, द कोर्ट
running government offices or university, the state was forced to increase taxes. अब क्या होगा, जैसे कि रेगुलर एक्सपेंसेस में, जैसे कि आर्मी को मेंटेन करना, कोर्ट को मेंटेन करना, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेस को मेंटेन करना, यूनिवर्सिटी को मेंटेन करना में बहुत सारे पैसे की खर्चा होती थी। और इस खर्चे को फुलफिल करने के लिए जो फ्रेंच की गवर्नमेंट थी उसने क्या किया कि टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया। एट इवन दिस मेजर वाज नॉट सफाइड, और तब भी ये मेजर पर्याप्त नहीं था। फ्रेंच सोसाइटी इन 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट। आप इस फिगर में देख सकते हो, जो फ्रेंच सोसाइटी थी 18th सेंचुरी में वो 3 स्टेट में डिवाइड हो चुकी थी। 3 स्टेट कौन कौन थी? पहला स्टेट में आते थे आपका कलर्जी, सेकेंड स्टेट में आपका नोबिलिटी, और थर्ड स्टेट में आप देख सकते हो, इसमें आपको थर्ड स्टेट में बिग बिजनेसमैन मिलेंगे, मर्चेंट मिलेंगे, कोर्ट्स ऑफिशियल मिलेंगे, लॉयर्स मिलेंगे, और पीजेंट और आर्टिसियन, और इसमें स्मॉल पीजेंट भी मिलेंगे, लैंडलेस लेबर भी थे और सर्वेंट भी थे। अब देखो क्या हुआ कि सिर्फ थर्ड स्टेट को ही टैक्स पे करना था, किसको? फ्रेंच को। यानी फ्रेंच सोसाइटी 18th सेंचुरी के समय 3 स्टेट में डिवाइड थी। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी लोग आते थे, सेकेंड में नोबिलिटी आते थे, और थर्ड में थे जितने भी मेंबर थे, ऑल मेंबर थे, जैसे कि बिग बिजनेसमैन हुए, पीजेंट हुए, ये सारे लैंडलेस लेबर हुए, सर्वेंट हुए, ये थर्ड स्टेट में आते थे। और इन दोनों को तो टैक्स पे नहीं करना था, इन दोनों को टैक्स नहीं पे करना था, सिर्फ थर्ड स्टेट के मेंबर को टैक्स पे करना था। किसको? फ्रेंच को। The society of state was part of feudal system that dated back to the middle age। जो सोसाइटी थी स्टेट का वो फ्यूडल सिस्टम की पार्ट थी। अब देखो फ्यूडल सिस्टम में क्या है, एक टाइप है सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम। जो फ्यूडल सिस्टम है वो क्या है? एक टाइप है किसका? सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम, जिसमें जो लैंड होल्डर होते हैं वो क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं अपना लैंड, किसको? किसान को, और उस लैंड के बदले वो क्या करते हैं? उनसे लॉयलिटी लेते हैं, या उनसे सर्विस लेते हैं, या उनसे कुछ मनी लेते हैं। यानी कहने का मतलब है फ्यूडल सिस्टम में क्या होता है कि जो लैंड होल्डर होते हैं, जिनके पास लैंड होता है, वो क्या करते हैं कि वो पीजेंट को लैंड को प्रोवाइड करते हैं इन एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज, और कुछ समय के लिए वो लैंड को प्रोवाइड करते हैं, और जब तक उनसे सर्विस लेना रहता है उनको लैंड प्रोवाइड करते थे और उनसे सर्विस लेते थे या उनसे मनी लिया करते थे। वो फ्यूडल सिस्टम का था, ठीक है। और ये फ्यूडल सिस्टम भी एक मेजर कॉज था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, ठीक है। अब आता है द टर्म ऑफ ओल्ड रिजिम इज यूजुअली डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। जो टर्म था ओल्ड रिजिम, ये इंपॉर्टेंट है, जो ये आपका एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। जो टर्म है ओल्ड रिजिम किसको डिस्क्राइब करता है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में। तो आपको क्या बताना है, ये लाइन आपको लिख के आ जाना है, ये लाइन लिख लोगे तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। जो टर्म था ओल्ड रिजिम वो किसको डिस्क्राइब करता था? सोसाइटी ऑफ फ्रांस को डिस्क्राइब करता था, और इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस को डिस्क्राइब करता था 1789 के पहले। कब? 1789 के पहले ये डिस्क्राइब करता था किसको? फ्रांस की सोसाइटी को और इंस्टीट्यूशन को। पीजेंट आर मेड अप ऑफ 90% ऑफ पॉपुलेशन। तो फ्रांस में जो पीजेंट यानी किसान की जो संख्या थी वो लगभग 90% किसान थे फ्रांस में, ठीक है, 18th सेंचुरी के समय। However, only a small number of them owned the land they cultivated। और इनमें से 90% में से लगभग कुछ ही लोग का अपना जमीन था और वो उस पर कल्टिवेट यानी उस पर खेती करते थे। About 60% of land was owned by noble and church and other rich member of the third state। तो लगभग 60% जो लैंड था वो कौन ओन करते थे? वो नोबल ओन करते थे। जो नोबल कौन थे? वो सेकेंड स्टेट के जो मेंबर थे वो नोबिलिटी थे, वो ओन करते थे, और कुछ चर्च करते थे। कुछ रिच मेंबर्स जो थे थर्ड स्टेट के उनके पास वो लैंड थी, ठीक है। द मेंबर ऑफ फर्स्ट टू स्टेट दैट इज क्लर्जी एंड नोबिलिटी इंजॉय सर्टेन प्रिविलेज बाई बर्थ। और जो मेंबर थे टू स्टेट का जो कि क्लर्जी थे और नोबिलिटी थे उनको बाई बर्थ कुछ प्रिविलेज मिलता था, ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाज द एक्सपेंशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस फ्रॉम स्टेट।
और इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था कि इनको टैक्स नहीं पे करना पड़ता था, किसको? फ्रेंच को, यानी गवर्नमेंट को, स्टेट को टैक्स इनको पे नहीं करना पड़ता था। किसको? फर्स्ट टू स्टेट के जो मेंबर थे उनको, डेट इज क्लर्जी एंड नोबिलिटी, इनको क्या था? टैक्स को पे नहीं करना था। द नोबल फर्दर इंजॉय फ्यूडल प्रिविलेज, और नोबल को फ्यूडल प्रिविलेज भी मिलता था। अब फ्यूडल प्रिविलेज क्या है? बेसिकली फ्यूडल प्रिविलेज में ये लोग क्या करते थे कि जो टैक्स का कलेक्शन होता था फ्रॉम दी पुअर लोग से, और ये टैक्स का यूज करते थे। जो नोबल पर्सन थे, जो टैक्स का कौन यूज करता था? टैक्स कलेक्शन किया जाता था थर्ड स्टेट से, और नोबल पर्सन क्या थे? वो थर्ड स्टेट का टैक्स का यूज करते थे। ठीक है। दिस इंक्लूड फ्यूडल ड्यू, और इसमें फ्यूडल ड्यू था विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पीजेंट, और फ्यूडल ड्यू किससे लिया जाता था? पीजेंट से, किसान से लिया जाता था, जो कि नोबिलिटी लोग लिया करते थे। पीजेंट वेयर ऑब्लाइज टू रेंडर सर्विस टू द लॉर्ड, और जो पीजेंट थे, जो किसान थे, वो ऑब्लाइज्ड थे, बाध्य थे वो सर्विसेज को प्रोवाइड करना अपने लॉर्ड के लिए, जैसे कि नोबिलिटी के लिए और क्लर्जी के लिए। और पीजेंट क्या करते थे? उनके घर में काम करते थे, उनके फील्ड में यानी खेत में काम करते थे। टू सर्व इन द आर्मी और पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग ऑफ रोड, और पीजेंट ही थे वो क्या करते थे कि आर्मी में सर्व करते थे, और पीजेंट ही जो थे वो पार्टिसिपेट किस में करते थे? या रोड बनाने में, यानी रोड को बनाने में वो लोग क्या करते थे? मदद करते, पार्टिसिपेट करते थे। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टीथ फ्रॉम द पीजेंट। अब देखो क्या होता है कि फ्रेंच में जो पीजेंट थे उनको लगभग 2 टैक्स देना पड़ता था। 2 टैक्स देना पड़ता था। एक तो उनसे स्टेट टैक्स लेती थी, और एक जो थे वो चर्च लिया करते थे। अब जो चर्च टैक्स लेता था पीजेंट से, उसका नाम था तीत। अब तीत क्या थी? तीत एक प्रकार की टैक्स है, तीत एक प्रकार की टैक्स है जो कि चर्च के द्वारा लिया जाता था। किससे? किसान से लिया जाता था। ये कितना था? 1/10 था एग्रीकल्चर का, यानी लगभग जितना एग्रीकल्चर उनका हुआ है उसमें से 1/10 किसान को, चर्च को टैक्स देना पड़ता था। एंड फाइनली ऑल मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट हैड पेड टैक्स टू स्टेट, और फाइनली लगभग सभी मेंबर को थर्ड स्टेट का उनको टैक्स देना पड़ता था। किसको? स्टेट को। एंड दिस इंक्लूड डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टैली, और इसमें डायरेक्ट टैक्स टैली थी। अब टैली क्या है? टैली एक टैक्स थी जो कि डायरेक्टली पेड की जाती थी। किसको? फ्रेंच को, यानी फ्रांस के राजा को पेड किए जाते थे। तो बेसिकली पीजेंट जो किसान थे उनको 2 टैक्स देना पड़ता था। एक तो उनको तीत देना पड़ता था, दूसरा उनको टैली देना पड़ता था। तीत कौन लेता था? तीत चर्च लेता था, और वो कितना होता था? वो 1/10 ऑफ एग्रीकल्चर होता था। और टैली जो था वो उनको डायरेक्ट स्टेट को देना पड़ता था, फ्रेंच गवर्नमेंट को देना पड़ता था। एंड द नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स विच वेयर लिवाइव्ड ऑन द आर्टिकल ऑफ एवरीडे कंजप्शन लाइक ए सॉल्ट और टैबको, और बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जो कि लगते थे, जैसे कि उस पर सॉल्ट पे लगाया जाता था, टैबको पे लगाया जाता था। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या है कि आप जीएसटी पेड करते हो, तो जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि गुड्स पे लगता है। आप कोई सामान खरीदते हो, कोई भी वस्तु खरीदते हो, तो उस पर क्या लगता है? जीएसटी लगता है। तो उसी प्रकार उस समय फ्रेंच सोसाइटी में उस समय सॉल्ट, टैबको और कुछ खाने पीने की सामान पे वो लोग टैक्स लगाया करते थे, जो कि इनडायरेक्टली लिया जाता था, उसमें इंक्लूडेड रहता था। और वो किसको जाता था? वो जाता था फ्रेंच गवर्नमेंट को, यानी लुई 16 को जाता था। द बर्डन ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ स्टेट थ्रू टैक्सेस वाज ब्रोन बाय द थर्ड स्टेट एलोन। जो बर्डन था फाइनेंशियल एक्टिविटी का, टैक्सेस को पे करना, वो सिर्फ थर्ड स्टेट को था। मैंने जैसे कि बताया, फर्स्ट 2 स्टेट जो थे उनको प्रिविलेज भी मिलता था और वो टैक्स भी नहीं पे करते थे। और बेसिकली जो नोबिलिटी थे वो फ्यूडल सिस्टम का पार्ट थे और उनको फ्यूडल प्रिविलेज भी मिलता था। आप इस फिगर में देख सकते हो कैसे एक थर्ड स्टेट का मेंबर है, एक गरीब व्यक्ति है, ये अपना पूरा सामान अपना इसको दे देता है। ये सिर्फ बैठा हुआ है बिना कुछ किए, इसका सारा कुछ ले लेता है। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे टू स्ट्रगल ऑफ सर्वाइव के बारे में पढ़ेंगे।
जो कि आपका एनसीईआरटी का 1.1 टॉपिक है, स्ट्रगल टू सर्वाइव के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियो।